हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्टफोन लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल में भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो देखिए दोस्तों, 19वें एशियाई खेल शुरू हो चुके हैं और उसमें भारत की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने अब तक कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो आशी चौक से मेहुली घोष और रमिता की टीम ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता है। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की टीम ने रोइंग में सिल्वर मेडल जीता है और बाबूलाल यादव और लेखराम की जोड़ी ने रोइंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और भारत की टीम ने रोइंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा रमिता ने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो भारत ने अब तक ये मेडल जीते हुए हैं। आगे जैसे ही अपडेट होगा दोस्तों, आपको एशियाई खेलों के बारे में जब भी मेडल आएंगे आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में होना था, लेकिन इसका आयोजन 2023 में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में होगा। और ये कहां पर एशियाई खेल हो रहे हैं? तो हांगझो शहर में हो रहे हैं, जो कि चाइना का एक शहर है। इसके मस्कट कौन कौन है? तो चैन चैन, कोंग कोंग और लियान लियन, ये तीनों रोबोट हैं। तो इनको इस बार मस्कट बनाया गया है एशियन गेम्स का। भारतीय दल में 655 सदस्य शामिल हैं। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत के ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। दोस्तों याद रखिएगा कि पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और दोस्तों, आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड किस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा बुकर पुरस्कार, यानी बुकर प्राइज के लिए चेतना मारू का नोबेल वेस्टर्न लैंड शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। यहां पर विजेता नहीं है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी दोस्तों अभी 6 उपन्यासों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब बाकी 26 नवंबर को इन 6 उपन्यासों में से एक उपन्यास को विजेता घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा, चेतना मारू जो है वो भारतीय मूल की हैं और उनके उपन्यास का क्या नाम है? वेस्टर्न लैंड। तो उसको अभी हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोस्तों, चेतना मारू के बारे में बात करें तो वो भारतीय मूल की हैं। उनका जन्म केन्या में हुआ था, लेकिन वो वर्तमान में लंदन में रहती हैं। यहाँ पर बुकर पुरस्कार की बात आई है तो 2022 का जो बुकर पुरस्कार है वो सेहान करुणा तिलका को दिया गया था, जो कि श्रीलंका के एक लेखक हैं। दोस्तों, बात करते हैं बुकर पुरस्कार की। तो यह एक साहित्यिक पुरस्कार है और यह हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। यानी ऐसा उपन्यास जो अंग्रेजी में लिखा गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में उसको प्रकाशित किया गया हो, तो ऐसे उपन्यास को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 में शुरू किया गया था। विजेता को 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। इसके अलावा जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उनको 2500 पाउंड की राशि दी जाती है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है। तो 2023 के प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया है। यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्गो एस्पोडिनोव को दिया गया है, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है तमिल लेखिका शिवा शंकरी को, उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। और 32वां व्यास सम्मान 2022 दिया गया है
हिंदी के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के दीघा बंदरगाह में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो दीघा बंदरगाह है वहां पर मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। और दोस्तों ये खोज किसने की है? तो ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने। तो ZSI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा बंदरगाह के गहरे पानी में नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। और दोस्तों इसे आमतौर पर समुद्री रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जो नई प्रजाति खोजी गई है इसका नाम रखा गया है पर्टिगो ट्रिगला इंटरमेडिका। बात करते हैं ZSI की यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसका गठन हुआ था 1 जुलाई 1916 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसकी वर्तमान में डायरेक्टर हैं डॉक्टर घृति बनर्जी। याद रखिएगा ZSI की पहली महिला डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर घृति बनर्जी। ZSI भारतीय जानवरों पर रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। और दोस्तों यह जो ZSI है इसने अब तक 16 क्षेत्रीय और फील्ड स्टेशनों की स्थापना की है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है ZSI के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो दोस्तों अंत्योदय शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गरीब लोगों का उत्थान। और यह जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2014 में की गई थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है भारत के गरीब और पिछड़े लोगों के विकास की ओर ध्यान देना। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करें तो वह एक राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने जो अपने कार्य किए हैं वो गरीबों और दलितों के लिए किए हैं। उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को। कहाँ हुआ था? मथुरा में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों सितंबर माह में मनाए गए अब तक प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है, 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को ही विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को 9/11 स्मृति दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया है 15 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 16 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। तो ये है सितंबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। और यह जो पुस्तक मेला है ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में किया जा रहा है। दोस्तों इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ज्ञान कुंभ। दोस्तों इस पुस्तक मेले में पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा, कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं इस पुस्तक मेले में। यहाँ पर बात आई है मेले की, तो भारत के विश्व प्रसिद्ध मेले भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, कुंभ का मेला 12 वर्षों में नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और उज्जैन में लगता है। पुष्कर का ऊंट मेला राजस्थान में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार में, हेमस गोम्पा मेला लद्दाख में, अंबुवासी मेला असम में, कोलायत मेला राजस्थान में और सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में लगता है। तो ये है भारत के कुछ विश्व प्रसिद्ध मेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने फसल अनुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अभिनव ऐप। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अभिनव मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो जो कृषि पद्धति है उनमें क्रांति लाने के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किसानों के लिए। दोस्तों बात करते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल। तो सरपंच संवाद ऐप असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है।
अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। झरने युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की 10% से अधिक आबादी अब 80 या उससे अधिक उम्र की है? आंसर हो जाएगा जापान। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पाया गया है कि जापान की 10% से अधिक आबादी 80 या उससे अधिक उम्र की है। तो अब जापान में जनसंख्या को लेकर के एक नया संकट पैदा हो गया है। जापान की जो प्रजनन दर है वो है 1.3 और इसी प्रजनन दर के साथ जापान अब अपनी घटती जनसंख्या का सामना कर रहा है। पिछले एक दशक से अधिक समय से मृत्यु की संख्या जन्मों से अधिक हो गई है, यानी इस प्रकार का संकट जापान में पैदा हो गया है। यह समस्या 1980 के दशक के आर्थिक उछाल के बाद बनी हुई है। यहाँ पर बात आई है जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और जापान एशिया महाद्वीप में ही आता है। प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा और यहाँ की करेंसी है जापानी एन। दोस्तों, इस साल G7 शिखर सम्मेलन जापान में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं? आंसर हो जाएगा 75%। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में ये कहा है कि देश के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% गांव ऐसे हैं जो कि ODF प्लस का दर्जा हासिल कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत 2024-25 तक देश के सभी गांवों में 100% स्वच्छता हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। याद रखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो इसे 2014 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब आपके लिए एक सवाल है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है सम्मेलन की, तो अब हम 2023 के प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया है। श्री अन्न सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। यूथ 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी असम में हुई है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ है और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाएगा 6.2%। तो दोस्तों, एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो उसने अभी हाल ही में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है और इस एजेंसी ने ये कहा है कि जो चालू वित्त वर्ष है 2023-24 तो उसके लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 5.9% से बढ़कर 6.2% कर दिया गया है। यानी उसने पहले अनुमान लगाया था 5.9% की वृद्धि का और फिर अनुमान अब बताया है 6.2% की वृद्धि का। इसके अलावा एक और अनुमान अभी हाल ही में पेश किया गया है एशियाई विकास बैंक यानी ADB के द्वारा। तो ADB ने भारत के GDP ग्रोथ रेट अनुमान में कटौती की है और ADB ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसे घटाकर 6.3% कर दिया है। तो दोस्तों, ये अभी हाल ही में भारत की GDP को लेकर के अनुमान पेश किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा चाइना में। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहां हुई है? न्यूयॉर्क में। पीएम मोदी ने कहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? वाराणसी में।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश में। D9 स्पोर्ट्स ब्रांड किस क्रिकेटर ने लॉन्च किया है? दीपक चाहर ने। HDFC बैंक के MD शशिधर जगदीशन को कितने साल का सेवा विस्तार दिया गया है? 3 साल का। किस देश में फिर से गांधी वॉक शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? गोवा में। किसान ई मित्र PM किसान आर्टिफिशियल चैटबॉट किसने शुरू किया है? कैलाश चौधरी ने। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत की लोक कला शैली, यानी कौन सी लोक कला शैली किस राज्य से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे रंगोली की बात करें तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, गोदना बिहार से, मांडना राजस्थान से, आपना पहाड़ी क्षेत्र से, साथिया गुजरात से, अर्पण बिहार से, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश से और मेहंदी राजस्थान से रिलेटेड है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। और एक और जो बीच में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था 9 जनवरी। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।